कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गडकरी परिवार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पुत्र एथेनॉल के बिजनेस से मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि खुद मंत्री के तौर पर गडकरी पॉलिसी बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गडकरी परिवार को एथेनॉल पॉलिसी से सबसे बड़ा लाभ मिला है और यही वजह है कि ये लक्ष्य भी तय समय से पहले पूरा कर लिया गया। सियान एग्रो है निखिल गडकरी का, 18 करोड़ था इनका राजस्व रेवेन्यू जून 2024 में। पिछले साल जून में 18 करोड़ था जब लोकसभा चुनाव हुआ ही था। अब जून 2025 में आ जाइए, एक साल में 523 करोड़ हो गया। फ्रॉम 18 करोड़ टू 523 करोड़ इज द रेवेन्यू ऑफ सियान एग्रो विच इज ओन्ड बाय निखिल गडकरी। ये तीसरा आंकड़ा मैंने आपको दिया जो हैरान कर देता है। इनके शेयर्स की कीमत इन जनवरी 2025 ₹37.45 थी, अब 638 रुपए, फ्रॉम 37 रुपीज 45 पैसा टू 638 रुपीज। इट्स अ हाइक ऑफ 2184%, 2184% इनके शेयर्स की कीमत बढ़ी है। अब आइए अगले आंकड़ों पर। पिछले 11 साल के इतिहास में कोई एक स्कीम ऐसी नहीं है जो समय से पहले हासिल कर ली गई हो, पूरी कर ली गई, लेकिन ये एक स्कीम है। आप हंस रहे हैं। 2025 की समय सीमा से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हमने हासिल कर लिया। आप बधाई दे दीजिए ताऊ जी को भी और उनके भतीजों को भी। राजस्थान की सियासत में शिक्षा विभाग को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि एक संगठन के दबाव में किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के शिक्षा विभाग को एक टीचर चला रहे हैं। कि आज शिक्षा विभाग में कोई भी निर्णय हो रहा है वो शिक्षा मंत्री मदद दिलावर नहीं कर रहा है। भारतीय भवन से पर्ची आती है और एक 3rd ग्रेड का टीचर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो इनके कार्यालय में डेप्यूट है और भारतीय भवन की पर्ची उस 3rd ग्रेड के टीचर के पास में आती है। 3rd ग्रेड का टीचर शिक्षा मंत्री को आदेश देता है कि भारतीय भवन का हुक्म है, आपको इसकी पालना करनी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई हो नहीं सकता। एक एजेंडे के तहत शिक्षा विभाग कैसे गर्त में जाए इस प्रदेश का, एक ऐसे व्यक्ति को, आरएसएस के व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया कि शिक्षा व्यवस्था जाए भाड़ में। हमें तो हमारे आरएसएस का एजेंडा बच्चों में फिट करना है, उनके अंदर उनकी विचारधारा को शिफ्ट करना है। और अब क्या कर रहे हैं, एक पेड़ की टहनी तोड़ो, 20 टुकड़े करो, मिट्टी में रोको, मोबाइल से फोटो लो और मोदी जी के ऐप के ऊपर अपलोड करो, तब आप सही शिक्षक और सही बच्चे हो। 1% भी पौधे जीवित नहीं है, 1% भी। और जितनी ये घोषणा कर रहे हैं उसका 5% भी लगे नहीं। बेशर्मी की भी हद होती है। और फिर भी कह रहे हैं कि शिक्षित बहनें अर्धनग्न घूमती हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और अपने आप को बीजेपी वाले गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा शिक्षा मंत्री देखो कितना शानदार बोलता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य मंजू शर्मा के इस्तीफे को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी के तत्कालीन सदस्यों को सस्पेंड करने की मांग की है। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार पर कई सवाल खड़े किए। मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया, मंजू को सस्पेंड करना चाहिए था, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, संजय श्रोत्री को गिरफ्तार करना चाहिए और उसको सस्पेंड करना चाहिए संगीता आर्य को। क्यों नहीं करें भजन लाल जी? क्या वो भी अंदर में मिलेंगे भजन लाल जी? सारे के सारे बताएं भजन लाल जी। मेरा सवाल है भजन लाल जी से कि आपको जो भी कागज लिख के देता है आप पढ़ देते हो, खुद को कुछ भी नहीं आता, क्या पढ़ाई क्यों नहीं करता आप? थोड़ा पढ़ा करो। तो जोगाराम जैसे लोग चला रहे हैं भजन लाल जी को, और ये खुद कह रहे हैं कि रद्द ही नहीं हुई, शेखावत कह रहे हैं रद्द हुई नहीं, और ऐसे लोग इनके साथ बैठे हैं। तो ये तो शर्म आने की बात है भाई। देखिए, चीफ मिनिस्टर को कोई नहीं मान रहा है और ये दिल्ली तक शिकायत है और दिल्ली वाले सख्त नाराज है भजन लाल जी से। और किसी भी वक्त जिस तरह धनखड़ का इलाज हुआ उधर भजन लाल का भी इलाज तय है, और मैं आपको बता दूंगा कि जल्दी इलाज होने वाला भजन लाल जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी को
भ्रष्टाचारियों की पार्टी और वोट चोर करार दिया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी वोट चुराने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान के विजेताओं से बातचीत की। उन्होंने इस दौरान लोकल फॉर वोकल पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल की अपील की और कहा कि गर्व से कहना चाहिए कि वे स्वदेशी का प्रयोग कर रहे हैं। स्वदेशी यानी जो कुछ भी हमारे देश में पैदा होता है, जो हमारे देश में बनता है, वो चीजें जिसमें मेरे देशवासियों के पसीने की महक है, वो चीजें जो मेरे देश की मिट्टी की सुगंध जिसमें है, वो मेरे लिए स्वदेशी है। और इसलिए और इसके प्रति हमारा गौरव होना चाहिए। हर घर पर बच्चों को कहना चाहिए घर पर एक बोर्ड लगाओ, जैसे हर घर तिरंगा है ना, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और उसी पर हर दुकानदार अपने यहाँ बोर्ड लगाए कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है। हमें गर्व होना चाहिए, भाई ये मेरे देश का है, मेरे देश में बनता है, ये गर्व होना चाहिए, ये वातावरण बनाना चाहिए। और लोकल के लिए वोकल होने के इस अभियान में टीचर्स बहुत बड़ी भूमिका। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा और एनडीए के बिहार बंद को पूरी तरह असफल बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बंद को आम जनता का कोई समर्थन नहीं मिला और इस दौरान महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई तथा आम लोगों को जबरन परेशान किया गया। सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। यानी प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला और ये पूरी तरीके से लोगों ने गुंडागर्दी करने की काम किया, प्रयास किया। वो सारा दृश्य आप लोगों के सामने है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश के दूर पूर्व क्षेत्र में कम से कम 2 नए परमाणु संयंत्र बनाए जाएंगे। इनमें छोटे पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन करने वाले जनरेटिंग यूनिट्स और एक विशेष फ्लोटिंग प्लांट शामिल होगा। पुतिन ने कहा कि परमाणु ऊर्जा स्वच्छ और लगभग बिना कार्बन फुटप्रिंट वाली टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं। And skilled personnel are also a priority. The Far East has traditionally been very strong in terms of nuclear energy. The Khabarovsk and Primorye nuclear power plants are planned. Smaller generation facilities in Chukotka, Yamal and others will also be built. A unique floating power plant will be created to supply energy to the Baim mining and processing complex in Chukotka. Nuclear energy is, as I'd like to emphasize, is a kind of clean energy with almost no carbon footprint, and we must continue developing this promising area. महाराष्ट्र के सोलापुर में करमाला की एक महिला आईपीएस अधिकारी अंजलि कृष्णा और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच फोन और वीडियो कॉल पर गर्मा गर्म बहस हो गई। दरअसल माढ़ा तालुका के कुर्डू गांव में सड़क निर्माण के लिए अवैध खनन की शिकायत पर डीएसपी कार्रवाई करने पहुंची थी। इसी दौरान ये बहस हुई। ऑफिस है हमको, हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ। तो अजित पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी
मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको सर। वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। सर मुझे ये भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या सर? मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? कौन है सर? मुझे पता नहीं है ना सर। मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर। समझ रही है वो आप बोल रही है जो दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। 9 रूस ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा गारंटी केवल यूक्रेन नहीं बल्कि रूस को भी मिलनी चाहिए। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि विदेशी सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि ये रूस को मंजूर नहीं है। Безусловно, гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и нам. Ведь что было одной из первопричин этого конфликта? Это когда, собственно, стали нарушаться основы гарантий безопасности для нашей страны, когда стали Украину втаскивать в НАТО. И когда военная инфраструктура НАТО стала двигаться в сторону наших границ. И, конечно же, эти гарантии должны в ходе урегулирования, процесса урегулирования и нам, и украинцам должны быть предоставлены. मिस्र में चल रहे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स ने अपना दमखम दिखाया। इस अभ्यास में भारत सहित 43 देश हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से सुखोई और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहां हिस्सेदारी कर रहे हैं। रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करना, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना और विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच आपसी सीख को प्रोत्साहन देना इस युद्धाभ्यास का मकसद है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरीश पारिक ने यूक्रेन युद्ध पर भारत की स्पष्ट स्थिति को दोहराया है। उन्होंने कहा कि भारत मानता है कि इस संघर्ष का समाधान केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी से संभव है। भारत ने जोर दिया कि अलास्का शिखर सम्मेलन जैसी कूटनीतिक पहलें यूक्रेन संकट को समाप्त करने और स्थायी शांति की संभावनाओं को मजबूत करती हैं। Ukraine and opening up prospects for a lasting peace. Mr. President, we continue to note with regret the collateral consequences of the conflict, including prices of fuel, affecting the world at large and particularly the countries of the global south, which have been left to fend for themselves. From our perspective, it is critical that their voices are heard and their legitimate concerns duly addressed. India's approach to the Ukraine conflict continues to be people-centric, providing humanitarian assistance to Ukraine and economic support to our friends and partners in the global south, including some of our neighbors who are facing economic distress. To conclude, Mr. President, an early end to the conflict in Ukraine is in the interest of everyone. As Prime Minister Narendra Modi has said on several occasions, this is not an era of war. India stands ready to support diplomatic efforts for an early end to the conflict. I thank you, Mr. President. ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.